ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भूपेश बघेल जी से। भूपेश जी, आमतौर पर इस तरह के जितने भी ऑडियो क्लिप्स आते हैं फिर उसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाती है, क्योंकि आप पहली मर्तबा में सुनते ही ये तय नहीं कर सकते कि ये किसकी आवाज़ है और कैसी आवाज़ है। तो अमित जोगी के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई, आप उसको सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही कार्रवाई। प्रथम दृष्टया बोलते हैं। प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से मीडिया में बात आई, इंडियन एक्सप्रेस एक स्थापित समाचार पत्र समूह है और उसके द्वारा ये जारी किया गया ऑडियो टेप है। उसके बाद इसको लाखों लोगों ने सुना है और वो आवाज़ें ऐसी नहीं है जिसे कभी कोई सुना ना हो। हजारों लाखों बार, हजारों करोड़ों लोगों ने उन आवाज़ों को सुना है। तो इसमें कोई प्रथम दृष्टया किसी को शक नहीं है कि आवाज़ उन लोगों की नहीं है, चाहे वो मंतूराम पवार हो, चाहे वो अजीत जोगी हो, चाहे अमित जोगी हो, चाहे जो लोग फिरोज सिद्दीकी को जानते हैं, जो अमीन मेमन को जानते हैं, जो डॉक्टर पुनीत गुप्ता को जानते हैं, वो सारे लोग तस्दीक कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनकी है। तो अभी तक सरकार इसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए जब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे इसमें चर्चा हो रही है तो सरकार स्वयं संज्ञान लेकर इसमें जांच क्यों नहीं करती? जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है और सीएस से उसे जांच रिपोर्ट मंगाया है 7 दिन के अंदर, मतलब वो तो पहुंच चुका कल, लेकिन सरकार इसमें क्या कर रही है, चुप क्यों है? इस पूरे एपिसोड में रमन सिंह की भूमिका कैसी आपको दिख रही है? रमन सिंह को फायदा मिला है तो और पैसा किसका? कोई डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो सरकारी नौकरी में है उसके पास 7 से 10 करोड़ रुपए नहीं हो सकता। ये तो काले धन का पैसा है जो रमन सिंह के द्वारा मुहैया कराया गया। उसमें एक जगह राजेश मुंडा जी के नाम आता है जो प्रभावशाली मंत्री हैं, उनका नाम आता है। तो ये पैसा तो वहाँ से गया है। तो फिर रमन सिंह अपनी जांच तो नहीं कराएगा, अपनी दामाद की भी जांच नहीं कराएगा। तो फिर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? ये क्यों जांच नहीं कराते? जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, और विदेश में जाके नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो फिर ये क्या है? जब मामला उजागर आ गया तो फिर जांच क्यों नहीं करा रहे? सवाल इस बात का है। उसको रोका कौन है? जब निर्वाचन आयोग संज्ञान में ले सकते हैं तो भारत सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। उनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, उनको सौंपना चाहिए। इस पूरे एपिसोड में जब आपने बातचीत की होगी, बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका रवैया कैसा आपको लगा? देखिए, जब ये खुलासा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोई मीडिया के सामने से नहीं आया। उनके जो दूसरे तीसरे दर्जे के जो प्रवक्ता हैं वही सामने आके बात करते रहे जो तथ्यहीन थे। क्यों इस मामले में उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता इस मामले में बात नहीं करते? क्यों उसके राष्ट्रीय नेता बात नहीं करते? जो निर्णय लेने की स्थिति में वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? उनको बात रखनी चाहिए, जो कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब दूसरे यदि गलती करे तो उसे चढ़ बैठो, पूरा देश सर पे उठा लो, और जब अपना आदमी करे तो चुपचाप बैठो, अनदेखा करो। ये कौन सी नीति है? और ये देश पूरा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी नीति है इससे पूरा देश देख रहा है, और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होगी। अजीत जोगी ने जो मानहानि का मुकदमा किया है, क्या वो आपको क्या लगता है सिर्फ ध्यान बटाने की कोशिश है या उसमें कुछ दम है? देखिए, कानूनी कार्रवाई करने का सबको अधिकार है, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया है। इसके अलावा इसमें आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये मामले की जो सुनवाई अनुशासन समिति की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये मामला बढ़िया से उठेगा और इस पर कार्रवाई होगी? मुझे पूरा विश्वास है। आज आप मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई किसी से? आज हमने जो अनुशासन समिति के जो मेंबर सेक्रेटरी हैं माननीय मोतीलाल वोरा जी, जो हमारे ट्रेजरर भी हैं, उनसे आज भी मैंने मुलाकात की थी, कल भी मुलाकात की और सारे तथ्यों से अवगत कराया हूँ। इस पूरे प्रक्रिया में रमन सिंह सरकार की तरफ से आपको क्या लग रहा है कि अगर ये सरकार समर्थित है जैसा आप बार बार कह रहे हैं, तो क्या जांच की उम्मीद उनसे लगाने की कुछ है उम्मीद? जांच की उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही रमन सिंह की, लेकिन ये है कि जान का खतरा बढ़ गया है उन लोगों के लिए जो इस घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल में जिस प्रकार की घटनाएं घटी है और जिसे लिपापोती करने का काम करते हैं और जिस प्रकार से अपराधियों को संरक्षण देने का काम डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में किया जा रहा है, वो सभी भली भांति जानते हैं। और इस मामले में मुझे कोई बड़ी घटना घट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। नहीं, अपराधियों को संरक्षण देने का कोई मामला है क्या साहब? बड़े बड़े मामले हैं।
आप इसी भानु प्रतापपुर में जहाँ अंतागढ़ है, अंतागढ़ का अनुभाग भानु प्रतापपुर है, वहाँ जो आईएएस अधिकारी है वो घूस लेते पकड़ा जाता है और चपरासी जेल में है, और जो आईएएस अधिकारी वो मंत्रालय में पदस्थ है। जो नान घोटाले में जो एसएस भट्ट है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी केस थे, लेकिन रमन सिंह ने सरकार के द्वारा उसे अनुमति नहीं देने के कारण से उसके चार फ्रेम नहीं हुआ, उसके खिलाफ जब ये नान घोटाले में पकड़े गए तब वो जेल में गया। तो इस प्रकार से जितने भी आरोपी हैं, अपराधी हैं, अभी तक के देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार नान घोटाले में डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति अभी तक के भारत सरकार ने नहीं दी, जबकि 10 महीने बीतने जा रहा है, और 10 महीने बीतने के बाद भी न राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, न भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। तो ये अपराधियों को बचाने का काम करते हैं और उसके द्वारा अपनी उल्लू सीधा करते हैं। सही, आप जितनी भी जो भी भ्रष्टाचार की बात है, अपराधियों को संरक्षण देने की बात है, लेकिन इन तमाम आरोपों के बावजूद तीसरी टर्म में सरकार बनी है बीजेपी की छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह पिछले भी चुनाव में बोलते रहे कि जब तक कांग्रेस आपस में लड़ेगी तब तक हमारा फायदा होगा। इस लड़ाई को आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदली है। ये जो इनके बीच में जो गठजोड़ थे वो बातें आम जनता तक पहुंच गई, और यही कारण देखिए कि नगरीय निकाय चुनाव के फेज 1, उसके बाद आप जिला पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव आप देखें, और उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव फेज 2, इसमें तो बुरी तरह भारतीय जनता पराजित हुई। अभी जो चुनाव संपन्न हुए उसमें 11 में से 8 निकायों में हम जीते हैं, और भिलाई जैसे नगर निगम, बड़े नगर निगम में रिकॉर्ड मत से 46,000 मत से हम जीते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गया है कि अब जो पुरानी बात कहते थे उसमें अब कोई दम नहीं रहा है। अब कांग्रेस के लोग भी जान चुके हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी जान चुकी है। मतलब उम्मीद है कि कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी? उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस मजबूती से उभरी है, जनता के सुख दुख में खड़ी है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हैं, हर वर्ग जहां अन्याय अत्याचार होता है कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ, उनके सुख दुख में खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितने भी धन बल का प्रयोग किया, प्रशासन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी हम जीतने में कामयाब हुए। नगर निकाय चुनाव ने जरूर एक उम्मीद की किरण बनाई है कांग्रेस के लिए, पंचायती राज चुनाव में। इसके अलावा क्या लग रहा है कि ये एपिसोड अगर बढ़िया से आपका निपट जाता है, आप अपनी बातों को सामने रखने में कामयाब होते हैं, तो कांग्रेस, अगले चुनाव की बात कर रहा हूँ, अभी वक्त काफ़ी है, लेकिन कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरह से आप प्रयास करेंगे? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पहले भी मजबूत रही है, और यही कारण आप देखिए कि 3 चुनाव में रिजल्ट आप देखेंगे तो 37, 38, 39 सीट 90 में हम लोग जीतते रहे हैं। तो इस समय हम थोड़े से अंतर से रुक जाते हैं, पिछले समय भी 0.7% से हम पीछे थे, और अगला जब भी चुनाव होगा हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इस एपिसोड के संदर्भ में अभी जो खबर है, 6 या 7 विधायक हैं अमित जोगी के बंगले पर, वहाँ कुछ बातचीत चल रही, कोई खास असर तो नहीं पड़ने वाला? इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये थे भूपेश बघेल, हमने इनसे जाना इनका नजरिया। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।